हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से हमने टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स को किया। अगर आप एमए साइकोलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप वाइवा की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि एग्जामिनर आपसे किस तरह के क्वेश्चंस वाइवा में पूछ सकता है, तो मैं आज आपके लिए उसका एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट किए हैं जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछ सकता है, और आज वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मिस हो गया है, जो पूछा जा सकता था, या जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो आपके क्वेश्चन है जिनमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये भी हो सकता है वाइवा में पूछा जा सकता है और इसका आंसर हमें नहीं पता है, या ये क्वेश्चन भी वाइवा में पूछा जा सकता है, तो ये भी और स्टूडेंट्स के साथ शेयर होना चाहिए, तो उस तरह के क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमसे वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है, तो मैंने इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, और लास्ट में मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस बताऊंगी जो क्वेश्चंस पर्टिकुलर एक टेस्ट से नहीं है, बल्कि एक टेस्ट या एक्सपेरिमेंट से नहीं है, बल्कि एक पूरे हम कह सकते हैं 2-4 एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, या फिर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बट वो एक ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि है मूलर-लायर इल्यूजन का एक्सपेरिमेंट। मूलर-लायर इल्यूजन के एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड आपको एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर का आ सकता है इससे रिलेटेड, वो है कि आपने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता करना चाह रहे थे, क्या रीज़न है आपका इस एक्सपेरिमेंट को करने का। तो इसका जो आंसर है उसमें आपको बताना है जो हमने मूलर-लायर के प्रॉब्लम में लिखा है, तो इक्वल लेंथ की लाइन में छोटे से चेंजेस करके, जैसे कि एरो हेड बना के उसको या फेदर हेड बना के, क्या हम इस तरह का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं सब्जेक्ट के लिए कि उसे लगे कि इन लाइन दोनों लाइंस की लेंथ अनइक्वल है, या एक बड़ी एक छोटी है। तो इस तरह इस चीज़ को पता करने के लिए हमने मूलर-लायर एक्सपेरिमेंट को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि मूलर-लायर एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने दिया है और कब दिया है। तो मूलर-लायर एक्सपेरिमेंट जो है वो फ्रांज मूलर-लायर ने दिया है। फ्रांज मूलर-लायर नाम है उस पर्सन का जिन्होंने मूलर-लायर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है, और मूलर-लायर एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जामिनर का कि आपका मूलर-लायर इल्यूजन का हाइपोथेसिस क्या था। तो हाइपोथेसिस हमारे मूलर-लायर इल्यूजन का ये था कि हमारी जो फेदर हेड लाइन है वो एरो हेड लाइन से बड़ी परसीव होगी इक्वल होने के बावजूद। ये हमारा हाइपोथेसिस है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट रखना है इसे। इसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था। तो मूलर-लायर का हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था फेदर हेड, जो कि हम मूव करते हैं, दैट वाज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, तो जो परसीव्ड लेंथ थी, जो हमारे सब्जेक्ट ने परसीव किया, जो उसका एरर था, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। अगर आपसे एग्जामिनर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहता है, या आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और काउंटर बैलेंसिंग को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया है। काउंटर बैलेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे एग्जामिनर एग्जामिनर के पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में आप ज़रूर अच्छे से समझें इस वीडियो को देखकर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो काउंटर बैलेंसिंग से रिलेटेड ही है। जैसे हम मूलर-लायर की बात कर रहे हैं, तो हमने उसमें पहले लेफ्ट किया है, राइट किया है, इन किया है, आउट किया है, इस तरह से अलग अलग तरह से हमने उसका कैलकुलेशंस किए हैं, उसकी फाइंडिंग्स की है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पहले इन आउट, आउट इन, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, इस तरह से किया है। तो एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछे कि आपने क्यों किया है। आप एक साथ लेफ्ट भी तो कर सकते थे, एक साथ राइट भी तो कर सकते थे, या फिर आप इन एक साथ क्यों नहीं किया, आपने आउट एक साथ क्यों नहीं किए, आपने इस तरह से इन कैलकुलेशंस को क्यों लिखा है। तो इसका आंसर है काउंटर बैलेंसिंग करने के लिए। काउंटर बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं, फटीग और प्रैक्टिस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। ये हमने जो किया है ये काउंटर बैलेंसिंग है, जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में ज़रूर देखें, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसे समझाना, तो मैं इस वीडियो में इसे कवर नहीं कर रही हूँ। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उससे जाके देखिएगा। तो ये हमने क्यों किया है इस तरह से। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आपने इस चार्ट में इस तरह से प्रेजेंट क्यों किया है, आपके जो रेटिंग्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ निकली है, आपका जो आंसर निकला है उसे, तो उसके लिए आप एग्जामिनर को यही कहेंगे
कि हमने ये काउंटर बैलेंसिंग की है ताकि हमारे सब्जेक्ट को फटीग और प्रैक्टिस इफेक्ट ना हो। ये आपका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर रहेगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको एक कंटेंट पसंद आ रहा है, कोई वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों मिलता है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इसमें क्या और क्वेरीज है जो आप जानना चाहते हैं, ये सब मुझे लिख के ज़रूर बताएं। उसके बाद हमारा आता है कि पीएससी क्या है। तो पीएससी होता है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव एरर। पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव एरर ये होता है कि जो भी पर्सन है, पर्सन टू पर्सन इल्यूजन्स वेरी करते हैं, हर चीज़ वेरी करती है। अगर कोई चीज़ मुझे इतनी दिख रही है लाइन, तो हो सकता है कि मेरे जो साथ में मेरे फ्रेंड है उन्हें इतनी दिखे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस हर पर्सन के सब्जेक्टिविटी के साथ आता है। पीएससी का जैसे आपकी वैल्यू आई है 14 और हमारी लाइन थी 16, तो हमारे सब्जेक्ट को इससे पीएससी से हमें क्या पता चलता है, सब्जेक्टिव एरर क्या आया है इसमें कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसे 16 इंचेस की लाइन 14 इंचेस की परसीव हुई है। ये हमारा पीएससी आया है, मतलब उसको इतना डिफरेंस लगा है। कांस्टेंट एरर होता है हमारा डिफरेंस जो निकला है, मतलब उसे 2 इंचेस का एरर आया है उसके रेटिंग्स में, मतलब 2 इंचेस का एरर उसने परसीव किया है। इसके बाद हमारा आता है जैसे पीएसई फर्स्ट हाफ एंड पीएसई सेकेंड हाफ। इससे हम लोग निकालते हैं हमारा काउंटर बैलेंसिंग एरर। नेक्स्ट हमारा होता है पीएससी राइट और पीएससी लेफ्ट। लेफ्ट और राइट को आपने कंपेयर क्यों किया है, तो इन दोनों का जो कंपैरिजन होता है उससे हमारा स्पेस एरर हमें मिलता है। इन हर चीज़ों के आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमने स्पेस एरर कैसे निकाला, आपको कैसे पता है कि हमारे सब्जेक्ट का स्पेस एरर कैसा आया है। तो उसमें आप बोलेंगे कि पीएसई लेफ्ट और पीएसई राइट को जब हमने सब्सट्रैक्ट किया है तो उससे हमें पता चला है कि हमारे सब्जेक्ट का स्पेस एरर जो है वो कितना आया है। अगर हम मूवमेंट एरर की बात करते हैं तो पीएसई इनवर्ड और पीएसई आउटवर्ड उनको सब्सट्रैक्ट करके हम कैलकुलेट करते हैं मूवमेंट एरर। तो इस तरह से घुमा के मूवमेंट एरर के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है इनवर्ट आउटवर्ड, या इनवर्ट आउटवर्ड के थ्रू आपसे मूवमेंट एरर के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही में एग्जामिनर का आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपने मूलर लायर इल्यूजन का एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया है, तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके मन में कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसके लिए ये वीडियो देखें। दोनों ही वीडियोज़ में मैंने हर चीज़ बहुत डीप में डिस्क्राइब की है। इन दोनों वीडियोज़ में आपको मूलर लायर से रिलेटेड हर क्वेरी का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि मूलर लायर इल्यूजन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आज अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अगर आपको लगता है कुछ मिस हो गया है, कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो है वेबर्स लॉ। तो वेबर्स लॉ के बारे में भी सेम तरह के क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंटर आपसे पूछ सकता है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने वेबर्स लॉ क्यों किया है। तो इसका आंसर है कि हमने वेरीफाई करने के लिए किया है वेबर्स लॉ, कि जो वेबर्स लॉ में एक्चुअल में दिया है क्या उस तरह से होता है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, वेरिफिकेशन ऑफ वेबर्स लॉ, मतलब हमने वेबर्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए उसे करके देखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वेबर्स लॉ किसने दिया और कब दिया। तो हमारा ये वेबर्स लॉ में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने दिया है जिनका नाम है हेनरिच वेबर्स, और इन्होंने हमें वेबर्स लॉ दिया है 19th सेंचुरी में। इसके बाद आपसे वेबर्स लॉ का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो वेबर्स लॉ का फॉर्मूला होता है डेल्टा आई अपॉन आई इक्वल्स टू के। डेल्टा आई का मतलब होता है चेंज इन स्टिमुलस इंटेंसिटी, आई का मतलब होता है इनिशियल स्टिमुलस इंटेंसिटी, और के का मतलब होता है कांस्टेंट फॉर गिवन सेंसरी मोडालिटी। ये होता है हमारा वेबर्स लॉ का फॉर्मूला, जिसे अप्लाई करके हमने वेबर्स लॉ को करा है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वेबर्स लॉ से, जो हाइपोथेसिस आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि हमारा वेबर्स लॉ का हाइपोथेसिस आपने क्या लिया था। तो हमने ये हाइपोथेसिस लेके वेबर्स लॉ किया है कि जब हम 30 ग्राम से जो भी JND निकलता है, वेट का जो भी JND आता है, उसका जस्ट डबल JND कब आएगा, जब हम 60 ग्राम के साथ सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये हमारा हाइपोथेसिस था। इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे हमारे वेट्स, स्टैंडर्ड वेट जो थे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था जो हमारा JND आता है, डिफरेंस लाइमन आता है, जो 30 ग्राम का और 60 ग्राम का, वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने वेबर्स लॉ किस तरह से कैलकुलेट किया।
वेबर्स लॉ में एल एल क्या है, एल यू क्या है, डी एल यू क्या है, डी एल क्या है, पी एस सी क्या है और सी ई क्या है। तो इन सभी के आंसर मैंने आपको हाउ टू कैलकुलेट वेबर्स लॉ में दिए हैं, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसमें डिस्क्राइब करती हूँ। तो आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, हाउ टू कैलकुलेट वेबर्स लॉ, अगर आपको इनके आंसर नहीं पता है तो। और अगर पता है तो वेल एंड गुड, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे इस तरह से वेबर्स लॉ के और मूलर लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, पर इन दोनों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि रिलेटेड है हमारे साइकोफिजिक्स से। दोनों में हमने साइकोफिजिक्स की मेथड्स को यूज़ किया है, दोनों में हमने साइकोफिजिक्स के फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है साइकोफिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी। तो साइकोफिजिक्स से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ साइकोफिजिक्स कौन है। तो फादर ऑफ साइकोफिजिक्स है गुस्ताव फेचनर। और साथ ही में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, क्योंकि हम साइकोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी है विलियम वुंट। विलियम वुंट है हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी, और गुस्ताव फेचनर है फादर ऑफ साइकोफिजिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि गुस्ताव फेचनर ने जो साइकोफिजिक्स है वो कब लाए थे, उन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था। तो 1860 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, सेम यूनिवर्सिटी जहाँ पे विलियम वुंट ने स्टार्ट किया था साइकोलॉजी को। गुस्ताव फेचनर ने लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से एक बुक निकाली थी, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था कि साइकोफिजिक्स क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइकोफिजिक्स के रिलेटेड आ सकता है वो है कि साइकोफिजिक्स के की कॉन्सेप्ट क्या है। तो साइकोफिजिक्स के की कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं थ्रेशोल्ड, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब वो मिनिमम इंटेंसिटी जिससे जो हमारा सब्जेक्ट है उसे कोई भी चीज़ डिटेक्ट होती है या डिटेक्ट होना बंद होती है। मतलब जैसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, जब भी हम किसी सब्जेक्ट का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जानना चाहते हैं तो हम उसे एक सीक्वेंस में जो हमारा स्टिमुलस है वो देते हैं। स्टिमुलस मतलब एनवायरनमेंट से हम उसे जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो 5 सेंसेस से ले सकता है। जैसे आप साउंड का स्टिमुलस दे सकते हैं, मतलब आपने एक बहुत लो इंटेंसिटी का साउंड सुनाया उसे, जो उसे नहीं सुनाई दिया, फिर उसको आपने धीरे 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 इंक्रीज़ किया और तब तक इंक्रीज़ किया जब तक वो उसे सुनाई नहीं दिया। जिस पॉइंट पे आपके सब्जेक्ट को वो साउंड सुनाई दिया वही होगा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। वही हम रिवर्स भी करते हैं कि हमने एक हाई वॉल्यूम से स्टार्ट किया है सॉन्ग और उसे धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम की, और उसकी इंटेंसिटी जब तक हमने उस लेवल पे पहुंची कि जहाँ से आपके जो सब्जेक्ट है उसे साउंड आना बंद हो गया है, तो वो होगा हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। तो इस तरह से एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कैलकुलेट किया जाता है। अब जेएनडी क्या होता है? जेएनडी का मतलब होता है डिफरेंस। जेएनडी मतलब डिफरेंस थ्रेशोल्ड, या हम इसे डिफरेंस लाइमैन भी कहते हैं। जेएनडी आप किस तरह से पता करते हैं? जैसे हमने किसी को चाय दी, उसमें 1 चम्मच शक्कर है तो वो थोड़ी सी मीठी है, उसमें हमने 2 दाने डाले तो हमारे सब्जेक्ट को नहीं डिटेक्ट हुआ कि कोई डिफरेंस है। फिर आपने 2 दाने डाले, फिर सब्जेक्ट को नहीं लगा कि कोई डिफरेंस है, फिर 2 दाने डाले, फिर सब्जेक्ट ने बोला अब थोड़ी सी ज़्यादा मीठी लग रही है। तो वो जो 2 दाने थे जिसकी वजह से सब्जेक्ट को चाय अब ज़्यादा मीठी लगी, वो 2 दाने होंगे आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है मेथड्स, जो हमारी साइकोफिजिक्स की मेथड्स हैं उनके बारे में। तो साइकोफिजिक्स में कितनी तरह की मेथड होती है? तो मेनली 3 तरह की मेथड साइकोफिजिक्स में यूज़ की जाती है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मेथड ऑफ कांस्टेंट और मेथड ऑफ लिमिट। मेथड ऑफ लिमिट क्या होती है? मेथड ऑफ लिमिट वही होती है जो मैंने आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड निकालने के लिए बताई थी, उसे हम कहते हैं मेथड ऑफ लिमिट। सेकेंड है हमारी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होती है जिसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद ही एडजस्ट करता है वॉल्यूम को। जो हमने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में समझा, उसमें हाँ एक्सपेरिमेंटर अगर वॉल्यूम एडजस्ट कर रहा है तो वो कौन सी होगी? मेथड्स ऑफ लिमिट। और अगर जो सब्जेक्ट है वो खुद वॉल्यूम एडजस्ट कर रहा है तो वो होगी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तीसरी हमारी होती है मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई वो होती है जिसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ऐसी मेथड है जिसे ऑथेंटिक कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें रैंडम प्रेजेंटेशन होता है आपके स्टिमुलस का। जैसे हमने जो वेबर्स लॉ किया तो उसमें आप बहुत ही रैंडमली कभी 30 का वेट रख रहे हैं, कभी 45 का रख रहे हैं, कभी 55 का रख रहे हैं। जो आपका सब्जेक्ट है उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप नेक्स्ट वेट कौन सा रखने वाले हैं। तो ये एक रैंडम सीक्वेंस है, आप एकदम सीक्वेंस में नहीं बता रहे, सीक्वेंस में स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट को, बल्कि रैंडमली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे जो इंटेंसिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है,
वो सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं स्टिमुलस के। तो इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट स्टिमुलाई। ये अब वेबर्स लॉ के साथ याद रख सकते हैं कि वेबर्स लॉ में हमने जो यूज़ किया है वो कौन सा है, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। तो ये हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे वेबर्स लॉ और मूलर लायर के। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थे, वेबर्स लॉ और मूलर लायर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टाइम परसेप्शन से रिलेटेड या फिर हमारे स्ट्रेस टेस्ट और एडजस्टमेंट टेस्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं जो हमसे एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकता है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। कल मॉर्निंग 8 AM तक मैं वो क्वेश्चंस भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो अगर आप मुझे कमेंट में आती है डिमांड तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगी, अदरवाइज़ ये हमारा वाइवा का लास्ट वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों मिलता है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इसमें क्या और क्वेरीज है जो आप जानना चाहते हैं, ये सब मुझे लिख के ज़रूर बताएं। बाय बाय, थैंक यू।